न्यूज प्लस राजस्थान की नई श्रृंखला हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम आपको महिला संबंधी विषयों पर जागरूक करने के लिए मिलवा रहे हैं डॉक्टर रागिनी कनोडिया से, जो जयपुर शहर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में एक जाना पहचाना चेहरा है तथा पिछले कई वर्षों से कनोडिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार व्यूअर्स, न्यूज़ प्लस राजस्थान द्वारा हेलो डॉक्टर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रागिनी कनोडिया है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ कनोडिया हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर में। उसके अलावा मैं कोकून हॉस्पिटल एवं सूर्या हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देती हूँ और मैं अर्बन पीएचसी मालवीय नगर से भी जुड़ी हुई हूँ एज ए पार्ट टाइम डॉक्टर। प्रत्येक माह की 9 तारीख को मैं निःशुल्क सेवाएं देती हूँ हर गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री निःशुल्क मातृत्व दिवस योजना के अंतर्गत। व्यूअर्स, एक्चुअली सबसे ज़्यादा अभी मेरे पास जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी मरीज़ आते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं एवं ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या स्तनपान करने वाली महिलाएं कोविड का टीकाकरण करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, और क्या ये सेफ़ है कि नहीं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड एक पैंडेमिक है और गर्भवती महिलाएं भी इसका टीकाकरण करवा सकती हैं एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं भी अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है। इससे ना उनको ना उनके बच्चों को कोई हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं जो है प्रथम तिमाही को अवॉइड करें। प्रथम तिमाही में कोविड का टीकाकरण ना करवाएं। अदरवाइज ये उस द्वितीय तिमाही या तृतीय तिमाही में अपना कोविड का टीकाकरण करवा सकती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कोविड का टीकाकरण एवं गर्भावस्था का टीकाकरण साथ साथ करवा सकते हैं या इसमें कितना गैप रखना चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कोविड का टीकाकरण एवं गर्भावस्था के टीकाकरण में कम से कम 15 दिन से 1 महीने के बीच का गैप हमें रखना पड़ेगा। दोनों ही टीकों को हमें ओवरलैप नहीं करना है, क्लैश नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। और अब हम आते हैं अपने रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेरीज बहुत कॉमनली मेरे सामने आती हैं या मरीज़ मुझसे आके पूछते हैं या जानकार रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पहला चेकअप कब करवाना चाहिए। जनरली होता क्या है कि आम धारणा ये है कि शुरू के 3 महीने हम लोग घर पे ही रहते हैं, कि हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि अभी 3 महीने घर पे ही रहो, उसके बाद हमें चेकअप के लिए जाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या फिर हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी है, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। उससे हमें 2-3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता देते हैं डॉक्टर्स। हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, हमें खान पान के बारे में बता दिया जाता है, और ताकि हम अलर्ट रहें। और उसके अलावा कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि शुरू के तिमाही में हमें लेनी चाहिए। उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो दवाइयाँ लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते, प्लस बच्चे की ग्रोथ में कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गए, ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए प्रिवेंशन होता है। उसको हम रोकने में काफ़ी हद तक कारगर रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सोनोग्राफी, कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी सेफ है कि नहीं। तो व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहती हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं कि इसके रेडिएशन से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, या जच्चा या बच्चा को वंशानुगत या फिर कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ़ है, और जब जब आपके डॉक्टर सोनोग्राफी के बारे में बताएं, आपको ज़रूर कराना चाहिए। और अगर हम एक रूटीन प्रेगनेंसी की बात करें तो हमें हमें सोनोग्राफी कब कब करानी चाहिए। तो पहली सोनोग्राफी जो होती है उसे हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं, जो कि शुरू के 6 से 8 हफ्ते के बीच में होना चाहिए। उसमें हमारी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है या 2 बच्चे हैं, या फिर उसकी डिलीवरी की डेट उससे हमारी काउंट होती है, बच्चे के हार्ट बीट आई है कि नहीं, या फिर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग या फिर हाई रिस्क कंडीशन होती है, उसके बारे में पता चलता है। दूसरी सोनोग्राफी होती है जो कि 11 से 13 हफ्ते के बीच में करानी चाहिए,
जिसे कि हम NT-NB स्कैन बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, और नेजल बोन स्कैन बोलते हैं। इसमें हम बच्चे की पूरी रीढ़ की हड्डी की बनावट, सिर की बनावट और नाक की हड्डी की बनावट देखते हैं। इससे कई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमें पता चलता है। जो थर्ड सोनोग्राफी होती है, जिसे कि हम लेवल 2 स्कैन कहते हैं, या आम जनता की भाषा में 3D सोनोग्राफी होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोनोग्राफी है। अगर हमारी शुरू की पहली या दूसरी सोनोग्राफी छूट भी जाए तो भी हमें इसको तो ज़रूर से कराना ही कराना चाहिए। इससे हमें बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ, ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है, और बच्चे में अंदरूनी कोई बनावटी डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, उसके बारे में पता चलता है। और हमारा फ्यूचर प्रेगनेंसी आउटकम कैसा रहेगा, उसमें हमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है। उसके बाद का जैसे जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करें, उस हिसाब से हमें स्कैन कराने चाहिए, जिसे कि हम ग्रोथ स्कैन या रूटीन सोनोग्राफी बोलते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेगनेंसी में खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बहनों, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में हमें ऐसा भी नहीं कि बहुत खाना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, जिसमें कि हमारी एक अप्रोप्रिएट प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए डाइट में। और एक बहुत ही गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी में केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। केला एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फल है, और इसको हम ये एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है, इसलिए इसको खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ना मरीज को कोई, गर्भवती महिला को कोई दिक्कत आती है, ना ही अंदर पल रहे गर्भस्थ शिशु को समस्या आएगी। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी में जनरली खून की कमी की काफ़ी महिलाओं में देखी जाती है। तो उसके दो ही कारण होते हैं, एक तो डाइट सही नहीं होती, और दूसरा ये लोग आयरन की मेडिसिन रेगुलर नहीं खाते हैं। तो एक प्रेगनेंसी कंडीशन है जिसमें कि खून की कमी होने के चांसेस होते हैं, और ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, जिससे कि हमें ऊपर से सप्लीमेंट्स लेके इसको हमें ओवरकम करना होता है, या इससे हमें खून की कमी को दूर करना होता है। इसीलिए डॉक्टर आपको आयरन फॉलिक एसिड प्रिपरेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमें कम से कम, हमें ये टारगेट रखना है कि हमें कम से कम 100 गोलियां प्रेगनेंसी में खानी ही खानी है, ताकि हमारे खून की कमी ना हो। और उसके अलावा आयरन रिच फूड हो गया, जैसे कि गुड़ हो गया, जो सबसे इजीली अवेलेबल आयरन रिच सोर्स है, गुड़ हो गया, पिन खजूर हो गया, किशमिश हो गई, और इस तरह के आप अंजीर हो गया, इस तरह की डाइट लेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो उससे आपको अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आयरन मिलेगा, जिससे कि हमें खून की कमी ना हो। उसके अलावा हमें प्रोटीन रिच फूड भी खाना चाहिए, जैसे कि अंकुरित मूंग मोट हो गया, अंडा हो गया, और दूध की मात्रा भी हमें प्रेगनेंसी में थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए। हमें कम से कम 2 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए, और इस तरह से रखते हैं तो उसमें जच्चा व बच्चा दोनों ही सुरक्षित प्रसव के लिए तैयारी करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी का रेट काफ़ी कम है, और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उसका मरीज़ मतलब कम से कम खर्चे में अच्छा इलाज लेके जाए, और हर ऑब्स्टेट्रिशियन यही चाहेगी कि उसके मरीज़ की नॉर्मल डिलीवरी ही हो। पर अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कि जैसे दर्द के दौरान बच्चे को सांस की दिक्कत हो रही है, या बच्चे ने अंदर गंदा पानी छोड़ दिया है, या बच्चे की प्रेजेंटेशन ही ऐसी है कि जैसे बच्चा उल्टा है, तो फिर उस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरियां नहीं होती हैं। या एक कंडीशन होती है कि जैसे कि हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या आम आदमी की भाषा में बोला जाए ओरनाल जिसे बोलते हैं, जो कि बच्चे से पहले ओरनाल बच्चेदानी के मुंह पे आ जाती है। तो एक वो हाई रिस्क कंडीशन होती है, जिसमें कि जच्चा और बच्चा दोनों की ही जान को खतरा होता है। ये एक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ऑपरेशन से द्वारा डिलीवरी कराई ही जाती है। इसके लिए कोई भी डॉक्टर आपको गलत राय नहीं देगा। बट अगर अच्छे दर्दों के साथ में और सब कुछ सही है तो नॉर्मल डिलीवरी अवश्य ही होगी, और इसमें डॉक्टर और मरीज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये सब तालमेल सही बैठता है तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है।
और हमारी हर भरसक कोशिश यही रहता है कि बच्चे गर्भवती स्त्री की सेफ वेजाइनल डिलीवरी हो, ताकि उसको फ्यूचर में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसी के साथ दोस्तों अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अभी के लिए नमस्कार।